नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी जनजातीय विद्रोह। इतिहास की किताबों में ना 1857 को अक्सर आजादी की पहली बड़ी लड़ाई माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे आज के स्रोत एक अलग ही कहानी बताते हैं कि ऐसी लड़ाई की जो 1857 से दशकों पहले शुरू हो चुकी थी। सही कहा। ये कहानी है भारत के आदिवासी समुदायों की, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन के लिए उस वक्त आवाज उठाई जब शायद बाकी हिंदुस्तान खामोश था। तो चलिए इतिहास के इन अनसुने पन्नों की गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के आखिरी दौर से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने पैर जमा चुकी थी और अब वो धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, और यहीं से टकराव का पहला दौर शुरू होता है। सबसे पहली बड़ी चिंगारी हमें 1768 में दिखती है, आज के झारखंड के ढालभूम इलाके में। बिल्कुल। हुआ ये कि अंग्रेजों ने ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को हटाकर एक कठपुतली शासक को बिठा दिया। उन्हें लगा होगा कि मामला बस यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, यही सोचा था, लेकिन जगन्नाथ ढाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जनता को इकट्ठा किया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तो ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता को एक खुली चुनौती थी। एक खुली चुनौती, वो भी उस समय जब कंपनी खुद को अपराजय मान रही थी। और ये कोई छोटी मोटी झड़प तो थी नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये संघर्ष लगभग 1 दशक तक चला। हाँ, पूरे 10 साल ये एक तरह का गुरिल्ला युद्ध था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसका नतीजा है। 1777 में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी। उन्हें हार माननी पड़ी और जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा स्वीकार करना पड़ा। ये तो एक बहुत बड़ी जीत थी। ये बहुत बड़ी जीत थी और ये दिखाती है कि जब स्थानीय नेतृत्व और जनता एक साथ खड़े हो जाएं, तो वो एक संगठित सैन्य शक्ति को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये तो शुरुआती दौर था और हर जगह नतीजा ऐसा नहीं रहा। अच्छा। अगर हम कुछ ही साल बाद 1774 में पड़ोस के छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए हल्बा विद्रोह को देखें, तो वहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यानी यहाँ भी बाहरी ताकतें स्थानीय मामलों में दखल दे रही थीं। हाँ, मामला यहाँ भी उत्तराधिकार का ही था, जिसमें अंग्रेजों और मराठों ने हस्तक्षेप किया। और हल्बा आदिवासियों ने इसका विरोध किया होगा। लेकिन विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि बस्तर में चालुक्य वंश का अंत हो गया और ब्रिटिश मराठा प्रभाव वो स्थापित हो गया। तो मतलब एक ही जैसे कारण होते हुए भी एक जगह प्रतिरोध सफल होता है और दूसरी जगह एक पूरी सल्तनत का अंत हो जाता है। बिल्कुल। तो इन शुरुआती राजनीतिक टकरावों के बाद ऐसा लगता है कि संघर्ष का स्वरूप बदलने लगा। कैसे? अब लड़ाई सिर्फ राजाओं को हटाने या बिठाने की नहीं रही, बल्कि अंग्रेजों की जो नए नियम कानून थे, हाँ, जो वो लागू कर रहे थे, उनके खिलाफ होने लगी। वो सिर्फ इलाके नहीं जीत रहे थे, बल्कि जीने का तरीका भी बदल रहे थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1784 का महादेव कोली विद्रोह। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था ये। हाँ, कोली समुदाय अपनी स्वतंत्रता और अपने पहाड़ी किलों पर अपने अधिकार के लिए जाना जाता था। अंग्रेजों ने नए नियम लागू करके उनके इन पारंपरिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की। और ये उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं है, ये उनकी पहचान थी, उनका सम्मान था। और उन्होंने इसका जवाब भी भरपूर दिया। एक सेना की तरह संगठित होकर उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। बिल्कुल, जिससे ब्रिटिश प्रशासन सचमुच हिल गया था। और यहीं से हमारे स्रोतों में एक नया शब्द बार बार आने लगता है, दीकू। हाँ, दीकू। ये हमें झारखंड के 1789 के तमाड़ विद्रोह में साफ तौर पर दिखता है। इसका क्या मतलब है? दीकू एक बहुत शक्तिशाली शब्द है, जिसका मतलब है बाहरी व्यक्ति। सिर्फ अंग्रेज नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं था, ये उन सभी बाहरी लोगों के लिए था जो आदिवासी इलाकों में आकर उनकी व्यवस्था भंग कर रहे थे, जैसे साहूकार, नए जमींदार, ठेकेदार। और अंग्रेजों को इन दीकुओं का संरक्षक माना जाता था। हाँ, इसलिए उरांव और मुंडा जनजातियों का तमाड़ विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस पूरे बाहरी शोषणकारी तंत्र के खिलाफ था। तो अब लड़ाई का दायरा बड़ा हो गया था। इसी से जुड़ा हुआ 1798 का पंचायत एस्टेट विद्रोह है। ये तो सीधे सीधे जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। अंग्रेजों के लिए जमीन एक वस्तु थी, जिसे खरीदा बेचा जा सकता था, जिससे राजस्व कमाया जा सकता था। सही कहा। लेकिन आदिवासियों के लिए जमीन उनकी पहचान थी, उनके पुरखों की विरासत,
उनके समुदाय की आत्मा थी। जब ब्रिटिश सरकार ने पंचायत एस्टेट को बेचने का फैसला किया तो ये उनकी जड़ों पर हमला था। तो ये विद्रोह सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। निश्चित रूप से। और इसी पंचायत विद्रोह ने ये स्थापित कर दिया कि जल, जंगल, जमीन का मुद्दा ही आदिवासी प्रतिरोध का केंद्रीय तत्व रहेगा। ये जो जमीन और परंपरा पर हमले का पैटर्न था, ये सिर्फ छोटा नागपुर या महाराष्ट्र तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की बनाई नीतियां पूरे देश में एक जैसी थीं और इसलिए उनके खिलाफ उठी आवाजें भी। हाँ, और यही कहानी हमें दक्षिण भारत में भी दिखती है। केरल के वायनाड के जंगलों में 1812 का कुरिचिया विद्रोह। हाँ, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग वजह सामने आई। टैक्स का नगद में भुगतान। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि टैक्स को कैश में मांगना विद्रोह की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकता है। ये आज के दौर में सोचना मुश्किल है, लेकिन उस समय ये एक, आप कह सकते हैं, विनाशकारी बदलाव था। कैसे? देखिए, आदिवासी अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर चलती थी। वे फसल उगाते थे और उसी का एक हिस्सा लगान के तौर पर दे देते थे। मतलब पैसे का लेन देन बहुत कम था, बहुत सीमित था। अब जब अंग्रेजों ने कहा कि लगान सिर्फ नकद में देना होगा, तो इसने एक दुष्चक्र को जन्म दिया। कैसा दुष्चक्र? नकद पैसा हासिल करने के लिए उन्हें अपनी फसल बाजार में बेचनी पड़ती थी। और वहां कौन बैठा था? साहूकार और व्यापारी, जो अक्सर दीकू ही होते थे। और वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते होंगे। बिल्कुल, औने पौने दाम पर फसल खरीद लेते। नतीजा ये होता कि लगान चुकाने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचता और वे उसी साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते। तो ये एक छोटा सा प्रशासनिक बदलाव जमीन पर शोषण का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। हाँ, और कुरिचिया और कुरुम्बा जनजातियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। राम नाम्बी के नेतृत्व में लगभग 10,000 विद्रोहियों ने ब्रिटिश चौकियों को घेर लिया था। 10,000? हाँ, ये दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आदिवासी प्रतिरोध था। महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में कोली समुदाय ने हथियार क्यों उठाए थे? देखिए, कोली विद्रोह का जो मुख्य कारण था, वो था उनके किलों पर अंग्रेजों का कब्जा और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन। ये किले उनके लिए सिर्फ इमारतें नहीं थीं। तो क्या थे वो? वो उनकी शक्ति और सम्मान के प्रतीक थे। जब अंग्रेजों ने ये किले छीने, तो ये उनकी विस्तारवादी नीति को एक खुली चुनौती थी। अच्छा, तो ये पुणे और सतारा के पास का इलाका था। हाँ, महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों का क्षेत्र। किलों पर कब्जा और बढ़ती बेरोजगारी, यही मुख्य कारण थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया और इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया। अब पूर्व की ओर चलते हैं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में। यहाँ खोंड आदिवासियों का विद्रोह, वो तो एक बहुत ही अलग वजह से हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल। शिक्षा यहाँ सेवा मुद्दा YouTube चैनल में सीधे-सीधे आपका स्वागत है। सांस्कृतिक हस्तक्षेप का था। खोन समुदाय में मारिया नाम की एक पारंपरिक प्रथा थी। मारिया प्रथा? जी, जिसमें अंग्रेजों ने दखल दिया। उन्हें ये बर्बर लगती थी। इसके साथ ही उन्होंने नए टैक्स भी लगा दिए। तो ये उनकी आस्था पर सीधा हमला था। बिल्कुल। और इस विद्रोह का नेतृत्व किया युवा राजा के नाम से प्रसिद्ध चक्र बिसोई ने। चक्र बिसोई? जी, उन्होंने मारिया एजेंसी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ये विद्रोह कहाँ-कहाँ फैला था? ये उड़ीसा के घुमसर, कालाहांडी से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। तो फिर इसका अंत कैसे हुआ? ये तो काफी लंबा चला। हाँ, लगभग 1837 से 1856 तक। इसका अंत भी थोड़ा रहस्यमयी है। 1856 में चक्र बिसोई अचानक लापता हो गए। लापता हो गए? हाँ, और उनके जाने के बाद ये विद्रोह धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया। नेतृत्व के बिना ये टिक नहीं पाया। और अब बात करते हैं उस विद्रोह की जिसे औपनिवेशिक भारत का शायद सबसे भीषण आदिवासी विद्रोह माना जाता है, संथाल हूल। हाँ, संथाल हूल। ये राजमहल की पहाड़ियों, जिसे दामिने कोह भी कहते हैं, उस इलाके में हुआ था। संथाल लोग जमींदारों, महाजनों और पुलिस के अत्याचारों से पूरी तरह तंग आ चुके थे। ये वही दिक्कू थे जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था। बिल्कुल। उन्होंने इन सभी बाहरी शोषकों को दिक्कू कहा और प्रण लिया कि वे अपनी धरती से इस विदेशी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो अपनी सरकार बनाने की घोषणा थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में हजारों संथाल इकट्ठा हुए। हजारों की संख्या में? हाँ, 10,000 से भी ज्यादा। वहीं पर सिद्धू और कान्हू ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब कंपनी राज खत्म। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और विद्रोह का संदेश कैसे फैलाया गया?
उन्होंने साल के पेड़ की टहनी को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया, उसे गांव-गांव भेजा गया। और इसमें महिलाओं की भी भूमिका थी, है ना? हाँ, उनकी बहनें फूलों और झानों ने भी इस युद्ध में अद्भुत साहस दिखाया था। ये पूरे समुदाय का संघर्ष था। उनका नारा क्या था? नारा बहुत सीधा और साफ था, दिकुओं को बाहर खदेड़ो, अपना शासन, अपनी सरकार। स्वतंत्रता की इस घोषणा पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या थी? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। प्रतिक्रिया बहुत ही क्रूर थी। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ? हाँ, सेना को पूरी छूट दे दी गई, संथालों के गांवों को जला दिया गया। एक तरफा मुकाबला था। मतलब एक तरफ तीर कमान और दूसरी तरफ बंदूकें? जी, इस संघर्ष में लगभग 15,000 से 20,000 संथाल शहीद हुए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतना बड़ा बलिदान। हाँ, लेकिन इस महान बलिदान का एक दूरगामी परिणाम भी हुआ। वो क्या? हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, इसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा। जी, और इसी के परिणाम स्वरूप 1876 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बना। और संथाल परगना जिले का निर्माण भी हुआ। हाँ, जिससे संथालों को उनकी जमीन पर कुछ कानूनी अधिकार मिले। ये उनके बलिदान की एक तरह से जीत थी। ये भी बहुत दिलचस्प है कि जब 1857 में देश के बाकी हिस्सों में क्रांति की आग फैली, तो आदिवासी समुदाय भी चुप नहीं बैठे। बिल्कुल, अक्सर 1857 की कहानी में इनका जिक्र छूट जाता है। शिक्षा सेवा यूट्यूब मध्य भारत के खानदेश, विंध्य और सतपुड़ा के जंगलों में भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अच्छा, तो वो भी 1857 की क्रांति का हिस्सा थे? हाँ, आप कह सकती हैं। भागोजी नायक और कजर सिंह जैसे नेताओं ने 1857 के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। मतलब एक तरह का समन्वय था। हाँ, एक तरह का समन्वय था। इसी तरह छोटा नागपुर के पठार में चेरो और खरवार जनजातियों ने भी विद्रोह किया। वहां कौन नेतृत्व कर रहा था? वहां नीलांबर और पीतांबर के नेतृत्व में उन्होंने पलामू क्षेत्र में छापामार युद्ध, जिसे गेरिला वॉरफेयर कहते हैं, उसके जरिए कंपनी के शासन को अस्थिर कर दिया था। तो इन सभी संघर्षों और बलिदानों की विरासत क्या है? इनसे हमें आज क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इनकी विरासत बहुत गहरी है। इन विद्रोहों ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनमानस, चाहे वो शहरों में हो या जंगलों में, विदेशी दास्तां स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और संथालों के बलिदान ने तो सीधे सीधे नीतियां बदलवा दी। सही कहा, उनके बलिदान ने ब्रिटिश प्रशासन को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि यह संघर्ष आगे चलकर बिरसा मुंडा जैसे अन्य क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बना। तो उन्होंने एक नींव रखी। बिल्कुल, और उनका एक ही संदेश था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब तक हमारी धरती पर हमारा अधिकार नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। ये साबित कर दिया कि आदिवासी समुदाय अब सिर्फ प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि आजादी का सपना देख रहे हैं। और इसकी गूंज हमें 1857 की महाक्रांति में भी सुनाई देती है, खासकर भील विद्रोह के रूप में। बिल्कुल। मतलब भीलों ने 1857 के विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। ये जुड़ाव कैसे हुआ? जी हाँ, जब 1857 की क्रांति की खबर मध्य भारत में पहुंची, तो भील समुदाय, जो पहले से ही अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त था, उसने भी बगावत कर दी। भागोजी नायक और काजर सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व में। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी खजानों को लूटा और सेना की टुकड़ियों पर हमले किए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जहां हम देखते हैं कि आदिवासी संघर्ष और मुख्य धारा का स्वतंत्रता संग्राम एक ही दुश्मन के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं। एक साथ आ जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही था, अंग्रेजों को बाहर निकालना। कोई भी ये सोच सकता है कि 1857 के क्रूर दमन के बाद शायद ये प्रतिरोध खत्म हो गया होगा। ऐसा लगता है। लेकिन हमारे स्रोत दिखाते हैं कि लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि नए इलाकों में नए मोर्चों पर फैल गई, खासकर पूर्वोत्तर भारत में। सही कहा। 1860 के दशक में हम देखते हैं कि ब्रिटिश विस्तारवाद अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक पहुंच रहा है। और वहां के समुदाय भी इसका कड़ा जवाब दे रहे हैं। जैसे 1860 का लुशाईज विद्रोह। हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम में। इसका मुख्य कारण था चाय बागानों का विस्तार, जिसके लिए उनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा था। तो लुशाई सरदारों ने अपनी स्वायत्तता बचाने के लिए हथियार उठा लिए। और पड़ोस के मेघालय में तो विद्रोह की वजह और भी दिलचस्प है। 1860-62 का सिंथेंग विद्रोह हाउस टैक्स और इनकम टैक्स के खिलाफ हुआ। यूट्यूब चैनल में आपका ये स्वागत। आज के जमाने की तरह लग रहा है, लेकिन संदर्भ बिल्कुल अलग था। मतलब जैंतिया पहाड़ियों के लोगों के लिए ये कर उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर सीधा हमला थे। उनके समाज में उस तरह की निजी संपत्ति और नगद आय की वो अवधारणा ही नहीं थी। अच्छा। तो ये उनकी समझ और उनकी परंपरा दोनों से बाहर था। उन्होंने अपनी पारंपरिक संस्थाओं को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी।
उनके महान नेता थे यूकियांग नांगबा। और उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, जब यूकियांग नांगबा को पकड़ा गया तो अंग्रेजों ने उन्हें जोवाई में सरेआम बाजार में फांसी पर लटका दिया, ताकि लोगों में डर पैदा हो। हाँ, कहते हैं कि फांसी पर चढ़ते हुए उनके आखिरी शब्द थे कि अगर मरते समय मेरा सिर पूर्व की ओर घूमे तो हम 100 साल में आजाद हो जाएंगे। उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया और आज भी वो मेघालय की लोक कथाओं और गीतों में जिंदा हैं। अजीब पैंच है। ये विद्रोह मुट्टादार यानी आदिवासी जमींदारों के खिलाफ था। तो क्या ये आदिवासियों का आदिवासियों के खिलाफ ही विद्रोह था? सतही तौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन इसकी जड़ें भी ब्रिटिश फूट डालो और राज करो की नीति में थी। ये मुट्टादार वो आदिवासी मुखिया थे जिन्हें अंग्रेजों ने मान्यता और ताकत दी थी, और ब्रिटिश संरक्षण में वे दूसरे कोया आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। बिल्कुल उनसे मनमाना लगान वसूल रहे थे। तो असल में ये विद्रोह उस पूरी शोषक व्यवस्था के खिलाफ था जिसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। और इस विद्रोह की सबसे आकर्षक बात इसकी निरंतरता है। ये यहीं खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। यही संघर्ष 1879-80 में टोमोसोरा के नेतृत्व में और फिर 1922 में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह के रूप में फिर से भड़का। ये दिखाता है कि प्रतिरोध की ये ज्वाला कभी बुझी नहीं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही। हमारे इतिहास के इन अनदेखे अध्यायों की ये एक जबरदस्त झलक है। अब पूर्व से थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। 1879 का नागा आदिवासी विद्रोह। जी, नागा हिल्स में। यहाँ नागा जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों का कड़ा विरोध किया। और ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये प्रतिरोध की एक बहुत लंबी श्रृंखला थी जो बाद में मतलब 1932 में रानी गाइडेनल्यू के नेतृत्व में फिर से बहुत मजबूती से उभरी। तो ये दिखाता है कि स्वतंत्रता की जो भावना थी वो लगातार बनी हुई थी, वो कभी खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद 1880 में ओडिशा के मलकानगिरी में कोया विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व कम्मन ने किया। जी, ये विद्रोह मुट्टादार और ब्रिटिश पुलिस के दमन के खिलाफ था। ये मुट्टादार कौन थे? मुट्टादार मतलब आदिवासी जमींदार। अच्छा, आदिवासी जमींदार। हाँ, और इस विद्रोह की खासियत ये है कि ये बार बार उभरता रहा। ये 1862 में शुरू हुआ, फिर 1880 में बहुत तेज हुआ और आखिरकार 1922 में महान नायक अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में इसने फिर से जोर पकड़ा। वाह, मतलब एक ही चिंगारी बार बार सुलगती रही। बिल्कुल। अब एक ऐसे प्रतिरोध की बात करते हैं जो शायद आज भी जारी है। आप सेंटिनलीज की बात कर रहे हैं? हाँ, 1883 का सेंटिनलीज प्रतिरोध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जी, उन्होंने ब्रिटिश घुसपैठियों पर हमला किया था। ये अपनी एकांतता, जिसे आइसोलेशन कहते हैं, और अपने द्वीप की संप्रभुता को बचाने का एक बहुत साफ प्रयास था। और ये बात बहुत आकर्षक है कि सेंटिनलीज आज भी दुनिया की उन गिनी चुनी जनजातियों में से हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क का इतना कड़ा प्रतिरोध करती हैं। सही बात है। उनका ये संघर्ष तब भी वही था और आज भी वही है। वो किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। इसी दौर में 1889 में छोटा नागपुर में मुंडा जन आंदोलन हुआ। मुंडा आंदोलन। ये अंग्रेजों और बाहरी लोगों, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, उनके खिलाफ था। हाँ, दिक्कू। और इस आंदोलन का महत्व ये है कि इसने न केवल समुदाय को संगठित किया बल्कि आने वाले महान उलगुलान के लिए एक तरह से नींव भी रखी। यानी बिरसा मुंडा के आंदोलन के लिए। बिल्कुल, इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जमीन तैयार की। तो अब हम संघर्ष के दूसरे और शायद ज्यादा तीव्र चरण में आते हैं। 1891 मणिपुर। एंग्लो मणिपुर युद्ध। जी, जब ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के आंतरिक मामलों में दखल दिया तो नायक टिकेंद्रजीत सिंह ने बहुत बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना किया। हाँ, लेकिन इस संघर्ष का अंत बहुत दुखद था। अंग्रेजों ने टिकेंद्रजीत सिंह को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी थी। पर उनके इस बलिदान ने उन्हें एक आदिवासी नायक के रूप में अमर कर दिया। बिल्कुल, उनकी कहानी आज भी वहां सुनाई जाती है। अगले ही साल 1892 में त्रिपुरा और मिजोरम की पहाड़ियों में लुशाई विद्रोह हुआ। लुशाई विद्रोह। लुशाई लोगों ने ब्रिटिश अतिक्रमण के खिलाफ बार बार विद्रोह किया, जो 1892 में बहुत तेज हो गया। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही दुर्गम थीं। मतलब लुशाई पहाड़ियों का जो भूगोल था वो इतना जटिल था कि अंग्रेजों को भी यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने में दशकों लग गए।
तो ये प्रकृति और मानव के साझा प्रतिरोध का एक उदाहरण हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और फिर आता है वो नाम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 1895 का मुंडा उल गुलान। हाँ, धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने मुंडा राज की स्थापना का संकल्प लिया और ठेकेदारों, जागीरदारों और अंग्रेजों को मारने का आदेश दिया। उन्होंने एक महान हलचल पैदा कर दी थी जिसे उलगुलान कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने ये भी दावा किया था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है कि अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। जी। और इसी दावे ने, इसी विश्वास ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग उनके पीछे खड़े हो गए। अब चलते हैं 1910 छत्तीसगढ़ बस्तर विद्रोह, जिसे भूमकाल भी कहते हैं। भूमकाल? इसके नायक थे गुंडाधुर। ये विद्रोह ब्रिटिश वन नीतियों और सामंती शोषण के खिलाफ था। और इसमें 84 में से 46 परगनों के आदिवासियों ने भाग लिया था। मतलब आधे से ज्यादा बस्तर इसमें शामिल था। बिल्कुल। और इस विद्रोह से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी बात है। क्या? विद्रोह का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का उनका तरीका। अच्छा। वो आम की टहनियों, मिट्टी के ढेलों और मिर्च का उपयोग करते थे। वाह, ये तो किसी गुप्त कोड जैसा लगता है। हाँ, ये उनका गुप्त संचार तंत्र था। और ये उनकी ताकत को दिखाता है कि कैसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं। नए आंदोलन और उनका राष्ट्रीय जुड़ाव। 1913 में बिहार झारखंड क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का पहला चरण शुरू हुआ। जतरा ओरांव के नेतृत्व में। हाँ, शुरुआत में ये ओरांव जनजाति का एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। जी बिल्कुल। लेकिन बाद में ये जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष में बदल गया। तो इसके पीछे की सोच क्या थी? टाना भक्तों ने शराब और मांस का त्याग कर दिया और सादा जीवन जीने का संकल्प लिया। शिक्षा सेवा यही यूट्यूब उनके चैनल में विरोध आपका का स्वागत है। नैतिक आधार बना। इसने उनके आंदोलन को एक अलग ही पहचान दी। और इसी साल 1913 में राजस्थान में एक बहुत भयानक घटना हुई। मानगढ़ पहाड़ी पर। हाँ, मानगढ़ धाम नरसंहार। गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से भीलों को एकजुट किया था। अंग्रेजों को ये जमावड़ा अपने खिलाफ एक साजिश लगा। उन्होंने पहाड़ी को घेर लिया और बस गोलियां चला दी। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। हाँ, इस नरसंहार में लगभग 1500 भील आदिवासी शहीद हुए थे। 1500? जी। इसे अक्सर आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। और दुख की बात है कि इसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 से 1919 के बीच मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ। हाँ, कुकी विद्रोह। इसकी क्या वजह थी? अंग्रेज कुकी युवाओं को जबरदस्ती लेबर कॉर्प्स में भर्ती करना चाहते थे। मतलब मजदूरी के लिए विदेश भेजना चाहते थे। अच्छा। कुकी सरदारों ने इसका विरोध किया और उन्होंने उपनिवेशवादियों के खिलाफ एक तरह से युद्ध की घोषणा कर दी। इस विद्रोह को ज़ौगाल भी कहा जाता है ना? जी हाँ, और ये पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़े सशस्त्र विद्रोहों में से एक माना जाता है। अब वापस टाना भगत आंदोलन पर आते हैं। 1920 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ। हाँ, और ये चरण बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि ये सीधे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। अच्छा। टाना भक्तों ने अहिंसक सत्याग्रह को अपनाया और उन्होंने कर यानी टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। तो एक आदिवासी आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। अपनी वीरता और राष्ट्रवाद से टाना भक्तों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत विशेष स्थान बनाया। वो गांधी जी के प्रिय अनुयायी बन गए थे। और हमारी सूची का आखिरी विद्रोह है 1922 का आंध्र प्रदेश का रंपा विद्रोह। हाँ, इसके नायक थे अल्लूरी सीताराम राजू, जिन्हें हाल ही में आई फिल्म आरआरआर ने एक नई पहचान दी है। बिल्कुल। ये मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ एक उग्र गुरिल्ला युद्ध था। इस अधिनियम ने आदिवासियों के जंगल के जो अधिकार थे उन्हें छीन लिया था। अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में कहा जाता है कि वे बंगाली क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। जी, और ये भी माना जाता था कि वे अजेय हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। हाल ही में उनकी वीरता पर बनी फिल्म आरआरआर ने उनकी कहानी को एक वैश्विक पहचान दी है। सही बात है। और ये बहुत अच्छा है कि इन गुमनाम नायकों की कहानियां अब फिर से चर्चा में आ रही हैं। तो ये थी भारत के उन आदिवासी विद्रोहों की शिक्षा सेवा कहानियां यूट्यूब चैनल में जिन्होंने आपका स्वागत है। स्वतंत्रता की लड़ाई में इतनी अहम भूमिका निभाई। इन नायकों के संघर्ष और बलिदान को याद रखना बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ बड़े शहरों या कुछ जाने पहचाने नेताओं तक सीमित नहीं थी। सही।
ये एक देशव्यापी लड़ाई थी जिसके अनगिनत गुमनाम नायक भारत के जंगलों और पहाड़ों में अपनी आहुति दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।